Hello my dear friends, myself Alimuddin Sheikh Qadri and my YouTube channel is Alimuddin Sheikh Qadri. Today I have discussed a new point. Also you have know the ecology, and already I have uploaded in my channel ecology, but today we are discussing here what are the community interaction. What are the community interaction? What is the meaning of community and what is the meaning of interaction? So in both terms, community and interaction are combined together to call community interaction. It means community and interaction both are survive to a same time in a same field. Same time in a same field. So my dear friend, today we are discussing here. First of all, we are discussing the point, what are a community? My dear friend, community, सामान्य भाषा में हम कम्युनिटी को एक सामुदायिक नाम देते हैं कि सामुदायिक है, समुदाय है, कम्युनिटी है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से कि वास्तव में कम्युनिटी कहा किसे जाता है, समुदाय होते क्या है। आइए देखते हैं। एक क्षेत्र में वास करने वाली, ध्यान से सुनिएगा, एक क्षेत्र में वास करने वाली विभिन्न जाति के समुदाय को सम्मिलित रूप से समुदाय कहा जाता है। सम्मिलित रूप से, इस बात का ये एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं कि एक क्षेत्र में वास करने वाली मीन्स ए सिंपल एरिया, ए सिंगल एरिया, those area are completely converted into forest. Suppose that you are taking a simple example, a forest, एक जंगल का मैं उदाहरण ले रहा हूं और इस जंगल के उदाहरण से आपको समझाना चाहता हूं। एक जंगल में आप ये नहीं कह सकते हैं कि इस जंगल में सिर्फ हिरन ही रहते हैं, या इस जंगल में सिर्फ शेर ही रहते हैं, या इस जंगल में सिर्फ नीलगाय ही रहते हैं, या इस जंगल में सिर्फ पक्षी ही रहते हैं। आप इसको नहीं कह सकते। जंगल का अर्थ ही हो जाता है देयर आर डिफरेंट स्पीसीज आर सर्वाइव इन द सेम टाइम इन सेम प्लेस। विभिन्न प्रकार की जातियां एक साथ अपना जीवन निर्वाह करती हों। क्लियर? विभिन्न प्रकार की जातियां जब एक साथ अपना जीवन निर्वाह कर रही हैं, विभिन्न प्रकार की जातियां, अर्थात शेर भी उसी जंगल में है, हाथी भी उसी जंगल में है, हिरन भी उसी जंगल में है, पक्षी भी उसी जंगल में है। विभिन्न जातियों का समुदाय हुआ, समूह हुआ कि नहीं हुआ? तो शेर, हाथी, चीते, बाघ जितने भी हैं सभी का एक कम्युनिटी हो गई। उसके जहां पर डिफरेंट स्पीसीज को एक साथ काउंट कर लिया जाता है, एक साथ डिफरेंट स्पीसीज जहां पर आती हो उसी को हम क्या बोलते हैं? कम्युनिटी बोलते हैं। क्लियर आया समझ में? अगर आपसे पूछा व्हाट आर कम्युनिटी, आप बोलेंगे कम्युनिटी इज ए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स सर्वाइव इन सेम प्लेस इन सेम टाइम। विभिन्न प्रकार की जातियां एक साथ एक ही स्थान पर निवास करती हों। विभिन्न प्रकार की जातियां एक साथ एक ही स्थान पर निवास करती हो, तो उसे क्या बोला जाएगा? उसे हम बोलेंगे कम्युनिटी। क्या बोलेंगे? कम्युनिटी। ध्यान दीजिएगा, इसको हम कम्युनिटी बोल रहे हैं, जिसको हमने कहा है, हम कह रहे हैं सामुदायिक है, कम्युनिटी है। और अगर यहीं पर एक क्वेश्चन अराइज किया जा सकता है, व्हाट आर इंटरेक्शन? इंटरेक्शन क्या होता है? अब कम्युनिटी तो मैंने आपको बता दिया कि कम्युनिटी क्या है, कि एक क्षेत्र में वास करने वाली विभिन्न जातियां, कई जातियां एक क्षेत्र में वास कर रही है, एक ही लिमिट एरिया में डिफरेंट स्पीसीज अपनी लाइफ को सर्वाइव कर रही हैं, के समुदाय को सम्मिलित रूप से समुदाय, इसको कम्युनिटी कहा जाता है। अब इंटरेक्शन क्या होता है? आइए देखते हैं इंटरेक्शन क्या है। माय डियर फ्रेंड, थोड़ा सा मैं इस विषय में आपको टॉपिक से थोड़ा सा हट करके ले चलना चाहता हूं। इंटरेक्शन कैसे होता है? जैसे सपोज करिए एक शेर है, लायन, अगर उसको अपना भोजन करना है तो जाहिर सी बात है किसी अपने से छोटे जीव के ऊपर वो आक्रमण करेगा, हिरन के ऊपर आक्रमण करेगा, अन्य वन्य जीवों के ऊपर आक्रमण करेगा। किस लिए आक्रमण करेगा? टेकिंग देयर ओन फूड, अपने भोजन के लिए, अपने भोजन के लिए ही आक्रमण करेगा उसके ऊपर।
और उसको मार करके उसका भक्षण कर जाएगा, खा जाएगा उसको। और मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया है कि शेर के जो है एक टाइम का भोजन जो होता है वो लगभग 35 से लेकर के 40 किलोग्राम मीट होता है प्लस। तो इतना मीट जो है एक बार में उसको चाहिए, और एक बार अगर इतना मीट खा लेता है तो फिर जो है 5 से 6 दिनों तक उसे मीट की कोई आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं, जो शाकाहारी जीव हैं, शाकाहारी जीवों की एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई सबसे ज्यादा होती है। जैसे आपने रैबिट में देखा, खरगोश में आपने देखा, इसके एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई को देख लीजिए, या काऊ गाय, इसके एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई देखिए 24 मीटर लॉन्ग है। कितनी है? 24 मीटर लॉन्ग है, 24 मीटर लंबी है इसकी एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल मीन्स होता है जब ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी, मुख गुहा से लेकर के जो है मुख गुहा से लेकर के एनस तक, एट लास्ट पॉइंट जहां से मल बाहर निकलते हैं, वहां तक की पूरी लंबाई को एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत लिया जाता है। अगर पूरी लंबाई को देखा जाए तो इन द केस ऑफ एनिमल्स, हर्बीवोरस एनिमल्स, इस हर्बीवोरस जो कि शाकाहारी जीव है, और शाकाहारी जीव में इसकी लंबाई को मैंने बताया कि 24 मीटर से 25 मीटर 26 मीटर लंबी होती है। माय डियर फ्रेंड, आइए इसी बात पर देखते हैं। अगर मांसाहारी जीव है तो उसकी लंबाई जो होती है वो 6 से लेकर के 10 मीटर लंबी होती है। अब आपकी समझ में आ जाना चाहिए कि मांसाहारी जीव की लंबाई, उसके एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई इतनी छोटी क्यों है, और शाकाहारी की इतनी जो है उसके एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई इतनी बड़ी क्यों है। आइए मैं समझाता हूं आपको। माय डियर फ्रेंड, मांसाहारी जीव जो होते हैं उनकी एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई छोटी है, और शाकाहारी जीव जो है उनके एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई बहुत ज्यादा है, काफी ज्यादा है, इसके कंपेयर में काफी ज्यादा है। मैंने कहा 24 मीटर लॉन्ग है। क्यों लॉन्ग है, क्या आवश्यकता है इसकी, ये बताते हैं आपको। शाकाहारी जीव है, शाकाहारी जीवों में उनके जो भोज्य पदार्थों का पाचन करने के लिए सेलुलोज जो है वो सेलुलोज की आवश्यकता होती है। सेलुलोज वो जो अपना भोज्य ग्रहण करते हैं, घास पात को जो खाते हैं, उसमें उसकी पत्तियों में जो घास पत्तियां हैं उनमें सेलुलोज होता है, क्योंकि प्लांट बॉडी जो सेलुलोज की बनी होती है। अब सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम जो होता है उसी को सेलुलोज डाइजेस्टिव एंजाइम कहा जाता है, और यह एंजाइम बहुत धीरे धीरे वर्क करता है। और अगर ये एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई 24 मीटर से लंबी रही तो आसानी से एक बार में डाइजेस्ट हो जाता है। नहीं तो कभी कभी ऐसे भी जीव देखे गए, मैंने आपको एक्सप्लेन करके अपने यूट्यूब चैनल से बताया है, जिसको कहा जाता है विष्ठा भोजिता, अर्थात अपने मल को पुनः हुआ जीव खा लेता है। ऐसा कौन सा जीव है? ऐसा जीव है रैबिट, खरगोश। खरगोश की इतनी लंबी आहार नाल होने के बाद भी एक बार में अपने भोज्य पदार्थों का पाचन नहीं कर पाता। उसको अपने भोज्य पदार्थ का पाचन करने के लिए जब वो अपने मल का त्याग करता है पुनः उस मल को भक्षण कर जाता है। इसीलिए उसका नाम रखा गया विष्ठा भोजिता, अर्थात अपनी विष्ठा को, अपने मल को फिर से खा लेना। क्यों, किस लिए खाता है? इसलिए खाता है अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए खा रहा है। अगर बिल से बाहर आता है, अपने होल से बाहर आता है, तो पता लगता है कि उसके ऊपर कोई अन्य जीवों ने आक्रमण करके उसको उसकी हत्या कर दी, उसको मार दिया। इसीलिए अपने विष्ठा को ये भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण कर लेता है, और जो दोबारा उसके बॉडी में जो सेल्यूलोज का डाइजेशन नहीं हुआ रहता है, सेकेंड टाइम जो अपने विष्ठा को जो है ले लेता है, तो सेकेंड टाइम उसका डाइजेशन हो जाता है। तो इतनी लंबी एलिमेंट्री कैनाल के होने पर भी डाइजेशन नहीं हो पा रहा, सेल्यूलोज का डाइजेशन नहीं हो पा रहा है। तो मांसाहारी जीवों में चूंकि सेल्यूलोज नहीं पाया जाता, ध्यान दीजिएगा, मांसाहारी जीवों में सेल्यूलोज नहीं पाया जाता। इसलिए मांसाहारी जीवों में जब सेल्यूलोज नहीं पाया जा रहा है, उनमें सेल्यूलोज पाचक एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती। अगर हम आपसे ये कहें कि लायन के केस में सेल्यूलोज डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है, तो लायन के केस में सेल्यूलोज डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाया जाता। रीजन क्या है? रीजन यह है उसके बॉडी में सेल्यूलोज को डाइजेशन करने के लिए किसी हार्मोन की कोई, किसी एंजाइम की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सेल्यूलोज उसके बॉडी में नहीं है। अब आइए मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे ध्यान दीजिएगा कि मैंने एग्जाम्पल में लिया है कि एलिमेंट्री कैनाल है किसकी? लायन की, शेर की एलिमेंट्री कैनाल है। अब इन द केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, आइए अपने विषय में देख लेते हैं। ह्यूमन बीइंग हम
जब हम जो है हर्बीवोरस थे, शाकाहारी थे, तो उस समय हमारे एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई ज्यादा थी, और हमारे एलिमेंट्री कैनाल में जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों मिलते हैं, वहां पर एक अंगुली जैसा उभार इस तरह से निकला हुआ होता है, जिसे अपेंडिसाइटिस या अपेंडिक्स वर्मिफॉर्म बोला जाता है। हिंदी की भाषा में उसे अपेंडिसाइटिस कहा जाता है। और आज हमारे बॉडी वो वेस्टिजियल पार्ट के रूप में है, और डॉक्टर उसे आसानी पूर्वक सीजर करके बाहर, जब कोई गरिष्ठ भोज्य पदार्थ उस ट्यूब्यूल में, उस नलिका में जाकर के फंस जाता है, तो वह वहां पर सड़ना प्रारंभ कर देता है, और डॉक्टर उसे आसानी से काट करके सीजर करके उसे बाहर निकाल देता है। तो हम ये कहते हैं कि इनके बॉडी में अपेंडिसाइटिस हो गया, अपेंडिस हो गया है, और इसका डॉक्टर ने सीजर करके इसको बाहर निकाल दिया। तो अपेंडिसाइटिस की क्रिया में जो है अपेंडिक्स वर्मिफॉर्म को काट करके बाहर निकाल दिया जाता है। माय डियर फ्रेंड, ऐसी एक्टिविटी में अब अपेंडिक्स का वर्क क्या था? अपेंडिसाइटिस का वर्क था ये सेलुलोज डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करता था। कब का वर्क था? जब हम हर्बीवोरस थे, जब हम घास पात खाते थे। इवोल्यूशन की स्टडी में इतना ज्यादा डेवलप नहीं किए थे, इतना ज्यादा डेवलपमेंट हमारा आज की स्थिति में है। आज हम होमो सेपियंस हैं, और पहले होमो हैबिलस रहे, रामापिथेकस रहे, शिवापिथेकस रहे, जावा मानव रहे, क्रोमैग्नन रहे, निएंडरथैलेंसिस रहे। इस तरह डिफरेंट स्पीशीज हमारी भी चली है, ह्यूमंस की भी चली है। इतनी सारी चीज को क्रॉस करते हुए हम आगे आए हैं। तो आज हमारी एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई जो है, ह्यूमन बींग्स के एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई जो है 10 मीटर है, 10 मीटर है। 10 मीटर में 7.5 मीटर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड 2.5 मीटर लार्ज इंटेस्टाइन। नोट करिएगा इसको, 7.5 मीटर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड 2.5 मीटर लार्ज इंटेस्टाइन। लंबी माने आहार नाल की लंबाई जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आहार नाल की लंबाई 7.5 मीटर, और लंबे आहार नाल की लंबाई जो होती है 2.5 मीटर होती है। ये थिकेंड ज्यादा होते हैं, मोटे ज्यादा होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आइए देखते हैं, प्रत्येक जीव को, जितने भी जीव हैं, प्रत्येक जीव को अपनी स्पीशीज चलाने के लिए, अपनी जात को आगे बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन की आवश्यकता होती है, जनन की आवश्यकता होती है। जनन से पहले क्या है? जनन से पहले उसे भोज्य पदार्थों की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होगी। अगर उस जीव को भोजन नहीं मिलेगा, तो मैं आपसे पूछता हूं कि बिना भोजन के क्या कोई जीव सरवाइव कर सकता है? क्या कोई जीव अलाइव कर सकता है? क्या कोई जीव जीवित रह सकता है? नहीं। चाहे वो शेर हो या अन्य कोई स्पीशीज हो, चाहे वो शेर की स्पीशीज हो या अन्य कोई स्पीशीज हो, लेकिन बिना भोज्य पदार्थ के वो जीवित नहीं रह सकता है। तो माय डियर फ्रेंड, आइए देखते हैं इसके विषय में। माय डियर फ्रेंड, आइए देखते हैं हम इसके विषय में कि यहाँ पर हम आपको आगे का टॉपिक बताने चल रहे हैं, इंट्रैक्शन। आइए देखते हैं इंट्रैक्शन क्या बता रहा है कि भोजन, फूड, आवास, हैबिट एंड हैबिटेट, फूड, हैबिट एंड हैबिटेट, सुरक्षा, प्रोटेक्शन। ध्यान से सुनिएगा, अभी भी एक लोगों से मैं इस पर कुछ एनालाइज करूंगा। फूड, हैबिट एंड हैबिटेट, प्रोटेक्शन माने भोजन, आवास, सुरक्षा। यह हमारी सबसे मूलभूत आवश्यकता है कि नहीं? आप बताइए। आज हमको जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता है, रहने के लिए मकान की आवश्यकता है, और हमारी सुरक्षा की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। अगर हम जीवित ही नहीं रहेंगे तो ये भोजन और आवास क्या करेगा? बात समझ में आई कि नहीं? अर्थात हमारे भोजन की आवश्यकता है, अगर मुझे जीवित रहना है तो भोजन की आवश्यकता है, उसके लिए हमको आवास की आवश्यकता है, उसके लिए हमको सुरक्षा की आवश्यकता है। सुरक्षा की आवश्यकता की दायित्व हम स्वयं निभा लेते हैं। कैसे? अपनी बॉडी प्रोटेक्शन क्या है? आपने अपने क्लॉथ से अपनी बॉडी को कवर कर रखा है, किस लिए भाई? सुरक्षा के लिए ना। अगर हम आपसे कहें कि गर्मी के सीजन में आप स्वेटर पहन करके आओ, क्या आप सर्वाइव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। लेकिन ठंडी के सीजन अगर हम आपसे कहें कि आप बनियान पर आओ, सिर्फ गंजी पहन करके आओ आप, तो क्या आप सर्वाइव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो क्लाइमेट के अनुसार आप अपने को क्या करते हो? बदलते हो। जैसे क्लाइमेट बदलता है वैसे वैसे आप क्या करते हो? अपने अंदर चेंजिंग लाते हो, बदलते हो। यही होता है हमारी सुरक्षा। बात समझ आई? सुरक्षा का मतलब ये मैं नहीं कहना चाहता कि आप अपने साथ 2-4 गनर लेकर चलिए तो ये प्रोटेक्शन हुआ। सुरक्षा का मतलब हम अपनी सुरक्षा क्या करते हैं? स्वयं करते हैं। किससे करते हैं? क्लाइमेट से करते हैं, ह्यूमिडिटी से करते हैं, रेन से करते हैं, बरसात से करते हैं, गर्मी से करते हैं, बाढ़ से करते हैं, आंधी से करते हैं, तूफान से करते हैं, बवंडर से करते हैं। इसकी सुरक्षा जो हम स्वयं करते हैं।
अगर हम इससे बच गए तो हमने कहा कि मैंने अपनी सुरक्षा कर लिया। अगर इसमें हम बच गए, नहीं बच पाए इससे, तो आंधी आई तो हम पेड़ के नीचे भाग के जाएंगे तो क्या होगा? आराम से पेड़ गिरेगा और हम उसके नीचे दब के मर जाएंगे। भूकंप आया तो घर के अंदर नहीं, भूकंप आएगा तो घर से बाहर भाग के मैदान में जाना है आपको। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो भूकंप आने पर आपको क्या करना है? प्रोटेक्शन आपको चाहिए। तो यही सुरक्षा है। सुरक्षा क्या है? यही है सुरक्षा। आज लोग भूकंप रोधी मकान बनवा रहे हैं, पिलर पर मकान बन रहे हैं। उसका रीजन क्या है? कि पिलर ये जो है सरिये से बंधा हुआ है और मकान की दीवारें तो गिर सकती हैं, लेकिन पिलर जो है वो आसानी पूर्वक जो है वो अर्थक्वेक को सहन कर सकता है। वह अर्थक्वेक जो हो रहा है, जो भूकंप आ रहा है, उसकी तीव्रता को सहन कर सकता है। अगर उसकी तीव्रता को सहन कर ले रहा है, इसका मतलब वो छत नीचे नहीं गिरेगी, दीवारें भले फट सकती हैं। तो आप आसानी पूर्वक भूकंप रोधी मकान में रह सकते हो। तो यह हमारी सुरक्षा है। क्या है? हमारी सुरक्षा। तो मैंने भोजन, आवास और सुरक्षा, कोई पॉइंट इसमें जो ना समझ में आया हो? हमको जीने के लिए भोजन की आवश्यकता है, हमको रहने के लिए आवास की आवश्यकता है, हमको जो है अपने को संचालित करने के लिए, सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, सुरक्षा की आवश्यकता है। क्लियर हो गया? जैसे कुछ आवश्यकताओं के लिए समुदाय के घटक, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, समुदाय के घटक, समुदाय में कह रहा हूं, समुदाय का मतलब यह हो गया जहां पर ढेर सारी जातियां एक साथ रह रही हो। समुदाय का यही मतलब हुआ जहां पर ढेर सारी जातियां एक साथ रह रही हो। समुदाय के घटक परस्पर निर्भर होते हैं। भाई एक दूसरे को मार करके खाएगा नहीं तो जीवित कैसे रहेगा? अगर शेर ये कहेगा भाई आज से हम किसी जीव को नहीं मारेंगे, सिर्फ घास खाएंगे, क्या वो जीवित रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। हाथी कहे, गाय कहेगी आज से हम घास नहीं खाएंगे, सिर्फ शेर खाएंगे, क्या वो जीवित रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। सभी जीव एक दूसरे के ऊपर परस्पर निर्भर है। हम और आप पेड़ पौधों पर निर्भर हैं, स्वपोषी नहीं है। ह्यूमन बीइंग स्वपोषी नहीं है, परपोषी है। ये ह्यूमन बीइंग परपोषी, हम जो है परपोषी है, स्वपोषी नहीं है। रीजन क्या है? हम पेड़ पौधों के द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों को लेते हैं। उनके पेड़ पौधे जो भोजन बना रहे हैं हम उस भोज्य पदार्थ को ले रहे हैं, इसलिए हम क्या हो गए? हम परपोषी हो गए, स्वपोषी नहीं हुए। हमारा पोषण जो है पेड़ पौधे कर रहे हैं। तो आपने देखा है, यहाँ पर मैंने बताया ये समुदाय में, समुदाय का विभिन्न जातियां जहां एक साथ रहती हो, उसमें हर जाति एक दूसरी जाति के ऊपर निर्भर है। पक्षियों के ही ले लीजिए आप, बाज पक्षी का नाम सुना है? बाज, हॉक, ईगल, इनके नाम तो सुने होंगे आप लोग। ये पक्षी दूसरे पक्षियों को मारकर उनकी मांस को नोच नोच करके खा ले जाते हैं। और क्या बाज नहीं मरता? मरता है। उसको कौन खाता है? उसको डिकम्पोजर खा ले जाते हैं, उसको डिकम्पोजर खा ले जाते हैं। अब पक्षियां कैसे जीवित रहती हैं? पक्षियां कीड़े मकोड़ों खाकर जीवित रहती हैं। एक जाल जैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हर जीव किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से भोजन के लिए बंधा हुआ है। हर जीव भोजन के लिए किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से बंधा हुआ है। अगर ये लिंक कहीं से टूट जाती है, सपोज करिए ये लिंक कहीं से टूट जाती है, तब वह पूरा का पूरा इकोसिस्टम अनबैलेंस्ड हो जाता है। बात पर ध्यान दीजिएगा, तर्क दे रहा है, बहुत ही जो है इफेक्टिव फैक्टर है ये। अगर इस इकोलॉजिकल फैक्टर में कोई भी फैक्टर कहीं से डैमेज हो गया तो पूरा का पूरा इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाता है। पूरा का पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम जो है वह इम्बैलेंस्ड हो जाता है, असंतुलित हो जाएगा। जब प्रकृति असंतुलित होगी तो अपने को संतुलन की अवस्था में जरूर लाएगी। आज सुनामी आ गई, क्या हुआ? इतने लोग मर गए। कोरोना आ गया, क्या हुआ? इतने लोग मर गए, कई लाख लोग मर गए। समझ में आया ना? ऐसे ढेर सारे लोग। भूकंप आ गया, लो आई बनाते चले, बिल्डिंग पे बिल्डिंग, बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाते जाओ, ऊपर से आप बनाते जाओ। पता चला कि 20 तल्ले 25 तल्ले की बिल्डिंग आपने बना दिया, 25 फ्लोर की बिल्डिंग आपने प्रिपेयर कर दिया, 25 तल्ले की बिल्डिंग आपने बना दिया, जो क्लाइमेट के डिसफेवरेबल है, वातावरण के प्रतिकूल है। भूकंप ने क्या किया? एक बार अर्थक्वेक आया, सारी की सारी बिल्डिंग धराशायी। पता चला 25 तल्ले में 24 तल्ला चला गया नीचे, आप आ गए जमीन पर। ये जमीन के नीचे क्या होता है? धंस जाते हैं अर्थक्वेक। तो जब भी मनुष्य या अन्य जातियां किसी भी प्रकृति के साथ कहीं से भी खिलवाड़ करती हैं, प्रकृति के साथ कहीं से भी छेड़छाड़ करती हैं, तो उनको प्रकृति जीने का अधिकार नहीं देती है।
अर्थात वे सारी जातियां समाप्त हो चुकी हैं जो जिन्होंने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया। आइए मैं इसका एग्जांपल आपको समझाता हूं, और एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं डायनासोरस का। डायनासोरस यही एक ऐसा रेप्टाइल है जो अपने गोल्डन एज में था। क्या था? अपने गोल्डन एज में था डायनासोरस। उसके अलावा आज तक पूरी पृथ्वी पर कोई भी ऐसा एनिमल नहीं रहा जो कि अपने गोल्डन एज में आया। तो डायनासोरस अपने गोल्डन एज में थे, लेकिन आज उनका अस्तित्व क्या कोई एक भी डायनासोर कहीं जीवित है? नहीं। अगर एक भी डायनासोर जीवित होता तो उसका औसतन जो है, जिसको जो है डॉक्टर आर्यल कोटपाल ने अपनी बुक में लिखा है, डॉक्टर आर्यल कोटपाल ने अपनी बुक में लिखा है कि 250 मनुष्य उसके एक समय के लिए जो है नाश्ते के लिए होते। एक डायनासोर के सुबह के नाश्ते के लिए 250 मनुष्य होते। अगर ऐसे 10 डायनासोर हो जाते, क्या आप बताइए किस विश्व में मानव देखने को मिलते? आज हम और आप क्या वजूद में होते, अस्तित्व में होते? नहीं होते। लेकिन डायनासोर अपने गोल्डन एज में पहुंचे। डायनासोर अपने गोल्डन एज में पहुंचे, और गोल्डन एज में पहुंचने के बाद डायनासोर विलुप्त हो गए। क्यों विलुप्त हो गए? क्योंकि उन्होंने डायनासोर अपने को प्रकृति के अनुसार अनुकूलित नहीं कर पाए। तो जो जीव प्रकृति के अनुसार अपने को अनुकूलित नहीं कर पाएगा, उसे प्रकृति में जीने का कोई अधिकार नहीं। बात समझ में आई? उसे प्रकृति में जीने का कोई अधिकार नहीं है। प्रकृति में वही जीव जीवित रह सकता है जो स्ट्रगल फॉर एन एग्जिस्टेंस हो, जो जीने के लिए संघर्ष करे। जो जीने के लिए संघर्ष करे वही जीव जीवित रह सकता है। और आज हम और आप जीवित हैं, इस पृथ्वी पर पाए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है हमारी और आपकी जातियों ने इस पृथ्वी पर संघर्ष किया है, तब हम और आप जीवित हैं। आज जितने भी स्पीसीज को आप देख रहे हो, आज आप जितनी भी स्पीसीज को देख रहे हो, ये सारी की सारी स्पीसीज ने स्ट्रगल किया है, संघर्ष किया है, तब जाकर उनकी जातियां आज दिखाई दे रही हैं। जिस जीव ने स्ट्रगल नहीं किया वे समाप्त हो गए। जैसे मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, डोडो पक्षी अभी हाल में ही विलुप्त हो गया। इसका मतलब कि वो प्रकृति से संघर्ष नहीं कर पाया। और इंडेंजर्ड स्पीसीज में जो है व्हाइट टाइगर आ गया, सफेद चीता इंडेंजर्ड स्पीसीज में आ गया। अगर इसको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड ना किया गया और जनरेटिंग सिस्टम को डेवलप ना किया गया, तो ये जो है ये भी क्या करेंगे? ये भी समाप्त हो जाएंगे। ये भी क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। तो आपने देखा कि हर जीव को प्रकृति में जीवित रहने के लिए दूसरे जीव के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, और दूसरे जीव के ऊपर जो निर्भर रहेगा अर्थात उससे अपना जीवन संचालित करेगा। तो आइए देखते हैं इसके आगे की टॉपिक में। जैसे कुछ आवश्यकताओं के लिए समुदाय के घटक परस्पर निर्भर होते हैं, इस समय होने वाली उनकी पारस्परिक क्रियाओं को, कैसी क्रिया? स्ट्रगल फॉर एन एग्जिस्टेंस के लिए क्या करना है? इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल एंड क्लाइमेटिक स्ट्रगल। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रगल। 3 प्रकार के संघर्ष जीव को करने पड़ते हैं। क्या क्या संघर्ष? मैंने अभी भी आपको बताया। सजातीय संघर्ष, विजातीय संघर्ष और वातावरणीय संघर्ष। एक ही जात के बीच संघर्ष, पहले गाय गाय को मारेगी, भैंस भैंस को मार के भगाएगी। एक ही जात के बीच संघर्ष होगा जिसको अंतरजात जो है, जिसको कहा जाता है सजातीय संघर्ष। क्या बोलते हैं इसको? सजातीय संघर्ष। दूसरा, जब इनमें से जो जीव अपने को स्ट्रांग समझेगा, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, योग्यतन की उत्तर जीविता, जो अपने को मजबूत समझेगा नहीं मैं जीने का अधिकारी हूं, तो वह जीव अन्य जीव के साथ संघर्ष करेगा। लायन हो गया, लेपर्ड हो गया, शेर है, भेड़िया है, चीता है, इनके साथ संघर्ष करेगा। अगर उसके साथ संघर्ष करने से वो जीव बच जा रहा है, जीत जा रहा है, उनसे आगे बढ़ जा रहा है, मार डाला है उनको, तो जीने का अधिकारी होगा। अगर शेर उसको मारकर खा ले रहा, जीने का अधिकारी कौन हुआ? शेर हुआ। तो जो जीव और उसकी जात कमजोर पड़ती है, उसके जीने का अधिकार वहीं पर समाप्त हो जाता है। तो कौन सी जात जीवित बचेगी? जो स्ट्रगल फॉर एन एग्जिस्टेंस, जो जीवन के लिए संघर्ष करेगी, और संघर्ष में जो जिसके पास सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होगा, योग्यतम की उत्तर जीविता होगी। बस समझ आई? अब आगे देखते हैं। उनकी पारस्परिक क्रियाओं को अंतर क्रिया, इंट्रैक्शन कहते हैं। ये जो क्रिया हो रही है, एक जीव दूसरे जीव का भक्षण कर रहा है, इसी को क्या बोला गया? इसी को माय डियर फ्रेंड इंट्रैक्शन बोला गया। तो इंट्रैक्शन की इतनी अच्छी और इतनी जो है
विस्तृत व्याख्या मैंने आपको समझाया अभी कि इंटरेक्शन का मतलब ही होता है एक जीव दूसरे जीव के ऊपर आश्रित हो, अर्थात जो समुदाय है उस समुदाय में प्रत्येक जीव एक दूसरे के ऊपर भोजन के लिए, रहने के लिए आश्रित होता है। आइए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं वनस्पतियों का। देखिए आपकी बुक में डॉक्टर अशोक कुमार बेंद्रे की बुक से अब मैं बता रहा हूं। डॉक्टर अशोक कुमार बेंद्रे ने अपनी बुक में दिया कि जैसे जीव है जो है अपने को जीवित रखने के लिए संघर्ष कर रहा है, ऐसे ही वनस्पतियों में देख लिया जाए कि वनस्पतियों में लेग्यूमिनोसी फैमिली के जो पौधे हैं, किस फैमिली के? फैमिली लेग्यूमिनोसी के जो पौधे हैं, इन पौधों में क्या होता है, इनकी रूट्स में, इनकी जड़ों में जो होते हैं रूट नोड्यूल पाए जाते हैं, जड़ों में इनकी गांठें पाई जाती है। देखिएगा मैं फिगर की सहायता से आपको एक्सप्लेन कर समझा रहा हूं, आप देखिएगा इसको तो इंट्रैक्शन आपकी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए मैं डाइकोटिलेडोनिक प्लांट ले रहा हूं। यहाँ पर ये देखिएगा ये पौधा हो गया और यहाँ पर सॉइल हो गई, यहाँ पर ये रूट्स हो गई इनकी, और रूट्स में यहाँ पर ये देखिएगा सेकेंडरी रूट्स हो गई। और कौन सी रूट है ये टाइप रूट है, इसको मूसला जड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूसला जड़, टाइप रूट है ये। कौन सी रूट है? टाइप रूट। यहाँ पर ये रूट नोड्यूल पाए गए। क्या पाए गए? रूट नोड्यूल पाए गए, जड़ में गांठें पाई गई। इन्हीं गांठों के अंदर जो है आपने क्या देखा, इन्हीं गांठों के अंदर आप देख रहे हैं कि डिफरेंट बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं। इनके क्या नाम है? इनके नाम है राइजोसोमोनास और राइजिया नाइट्रोसोबैक्टर। मैं लिख दे रहा, नोट करिए तो रहिएगा, फिगर बनाइए और नोट करिए इसको। इसका नाम है राइजोसोमोनास ओराइजिया, नाइट्रोसोमोनास ओराइजिया नाइट्रोसोबैक्टर, राइजोबियम। माय डियर फ्रेंड, ऐसे बैक्टीरिया हैं ये जो कि सिम्बायोटिक लाइफ, सहजीवन, अर्थात सहजीवन का मतलब क्या होता है? एक जीव जो दूसरे जीव को रहने के लिए प्रश्रय देता हो, स्थान देता हो, और दूसरा जीव उसको रहने के लिए जो है उसको जो सुरक्षा प्रदान करता है। यहाँ देखिए दोनों एक दूसरे के लिए लाभदायी कैसे हैं। तो यहाँ पर डाइकोटिलेडोनिक प्लांट में रूट नोड्यूल पाए गए, गांठें पाई गई। ये गांठों में क्या है? जीवाणु है। गांठों में क्या है? बैक्टीरिया है। गांठों में क्या है? बैक्टीरिया है, जीवाणु क्या कर रहे हैं? वातावरण से, क्लाइमेट से इस नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं। क्लाइमेटिक नाइट्रोजन को क्या करते हैं? क्लाइमेटिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। क्लाइमेट में नाइट्रोजन का परसेंटेज 79%। इस नाइट्रोजन को ये जो है फिक्स करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन जीवाणु, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, और पौधे को नाइट्रोजन देते हैं। और पौधा इनको क्या कर रहा है? पौधा इनको रहने के लिए स्थान दे रहा है। पौधा इनको रहने के लिए स्थान दे रहा है। तो दोनों में एक प्रकार का जो रिलेशन हुआ कि नहीं हुआ? तो इस प्रकार से आपने देखा दोनों में एक प्रकार का संबंध हो। वनस्पतियों में भी ऐसे संबंध है, ऐसे संबंध जीवों में, जीव जंतुओं में भी है। तो जीव जंतु और वनस्पतियों में इस प्रकार के संबंध आसानी पूर्वक आपको देखने को मिल जाते हैं। इस प्रकार से आपने देखा कि मैंने अभी आपको कम्युनिटी और इंटरेक्शन के विषय में टॉपिक जो है एक्सप्लेन किया है। अब मैं अगला टॉपिक बताने चल रहा हूं आपको। आप देखिएगा, बहुत ही सिंपल से पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे हम यहाँ पर, बहुत ही सिंपल से पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। अब आइए देखते हैं इसी इंटरेक्शन के विषय में मैं आगे बढ़ रहा हूं लेकर के। जैसे कुछ पौधों के लिए आइए देखते हैं, डिस्कस करते हैं कुछ पौधों के विषय में। जो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सर्पी होते हैं, अर्थात जमीन पर रेत कर चलने वाले पौधे। आपको मैं एग्जांपल बताऊं, फैमिली कुकुरबिटेसी में आ जाइए आप। कुकुरबिटा मैक्सिमा, कुकुरबिटा पिपोला, इनेरिया, सिसेरिया, कोहड़ा, लौकी, नेनुआ, तरोई, ऐसे है ना। एक एक कोहड़े का वेट कितना होता है? 2.5 किलो, 3 किलो, 4 किलो एक एक कोहड़ा का वेट होता है। एक एक लौकी का वेट होता है 2 किलो, 2.5 किलो। माय डियर फ्रेंड, आप बताइए अगर ये पौधे सीधा खड़े होते और इतने बड़े बड़े कोहड़े उसमें लटक रहे होते, तो अगर उसके नीचे कोई आदमी जाता, दुर्भाग्यवश एक भी फल टूट कर गिरता तो उसकी खोपड़ी फट जाती। लेकिन ऐसे पौधों क्या कैसे डेवलप कर रहे हैं? जमीन पर रेंक करके, सर्पी हैं। इनको डेवलप करने के लिए जो एक सर्पी, एक रेक करके जमीन पर अपने सहारे, पौधे के तने अपने सहारे खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं, जमीन पर रेक करके चल रहे हैं। लेकिन रेक करके चलने की स्थिति में भी ये बड़े बड़े फलों को दे रहे हैं। सर्पी पर कुछ ऐसे पौधे होते हैं, जैसे आपने देखा सागो पाम है, बटल पाम है, आप लगा देते हैं घर में। घर में आपने लगाया और एक रस्सी वहां पर टैगिंग कर दिया, उस रस्सी के सहारे वो लपेटता हुआ जो है, ग्रेप्स में देख लीजिएगा, अंगूर में देख लीजिएगा,
रस्सी के सहारे वो लिपटता हुआ पौधा आगे बढ़ता चला जा रहा है, तो उसके लिए एक सहारा मिला ना। तो ऐसे पौधे और सहारों के अवसर मन दोनों एक दूसरे के लिए, वह हमको फल दे रहा है, हम उसको रहने के लिए सहारा दे रहे हैं, है कि नहीं? तो दोनों एक दूसरे के लिए हेल्पफुल हुए कि नहीं हुए? अर्थात जहां पर दोनों एक दूसरे के लिए सहायता दे रहे हैं, सहारा दे रहे हैं, हेल्पफुल है, वहां ऐसे जीवन को सहजीवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहजीवन, सिम्बायोटिक लाइफ कहा जाता है। ऐसे जीवन को सहजीवन या सिम्बायोटिक लाइफ कहा जाता है। तो सहजीवन क्या है? ऐसे दो जीव जो एक ही साथ रहते हो, परंतु सदैव एक दूसरे के लिए वो लाभप्रद होते हो, एक दूसरे के लिए लाभप्रद जो है, अर्थात रहते हैं लेकिन एक दूसरे के लिए लाभ देते हैं, सहायता देते हैं। इस तरह से जीवों को हमने कहा कि ये सिम्बायोटिक लाइफ क्लियर करते हैं। आइए देखते हैं ये आ रहा परभक्षण की श्रेणी। परभक्षण की श्रेणी माय डियर फ्रेंड, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया परभक्षण की श्रेणी क्या होती है। तो परभक्षण की श्रेणी में मैंने आपको एक्सप्लेन किया और बताया कि अपने को सर्वाइव करने के लिए कोई जीव दूसरे को मार करके खा ले जा रहा है, वह परभक्षण हो गया। क्या हो गया? परभक्षण। सिम्बायोटिक मैंने बता ही दिया, सहजीवन मैंने बता ही दिया। सहजीवन के बाद आप देखिए परजीविता क्या होती है? भाई हमारे खोपड़ी में ढेर सारे जुए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? लाइफ जो पाए जा रहे हैं, जुए जो हमारी खोपड़ी में पाए जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? हमारे शरीर से ब्लड को सक कर रहे हैं, पैरासाइट के रूप में। हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर स्कैरिस पाया जा रहा है। क्या है स्कैरिस? पैरासाइट है, परजीवी है। हमारे अंदर के बॉडी में बने प्योर ब्लड को सक कर रहा है और हमारी बॉडी को एनीमिक कर दे रहा है। हमारी बॉडी जो है एनीमिया से सफर कर रही है, एनीमिया नामक रोग से हमारी बॉडी सफर कर रही है। और ऐसी कंडीशन में ये इंटरेक्शन वर्क जो कर रहा है, क्योंकि अब वो हमारे बॉडी के अंदर पैरासाइट भी है, हमने उसको रहने के लिए प्रश्रय दिया है, तो क्या कर रहा है हमारे साथ? हमारे ब्लड को ही सक कर रहा है। तो ऐसे जीव खतरनाक होते हैं, डेंजरस हैं। इससे डिजीज होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते, रोग होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते। माय डियर फ्रेंड, तो आपने देखा ऐसे मैंने जंगलों के विषय बताया कि शेर सबसे स्ट्रांग है, वो हिरन को मार करके खा ले जा रहा है। और इस तरह से भेड़िया देख रहे हैं आप, भेड़िए भी खा ले जा रहे हैं। तो हर जीव किसी न किसी प्रकार से दूसरे जीव के ऊपर भोज्य पदार्थों के लिए जो आश्रित होता है, जिसको हमने कहा कि क्या है? कम्युनिटी इंटरेक्शन है। क्या है? कम्युनिटी इंटरेक्शन है। तो क्या कम्युनिटी इंटरेक्शन समझ में आ गया आपके? एनी प्रॉब्लम? कि कम्युनिटी इंटरेक्शन क्या होता है? समुदाय की अंतर क्रिया क्या होती? समुदाय का मतलब ही हो गया जहां पर ढेर सारी जातियां एक साथ रहती हो। और समष्टि का मतलब यह होता है माय डियर फ्रेंड कि जहां पर एक ही जात रहती हो, दूसरी जात के रहने के लिए कोई स्थान नहीं है। अर्थात यह मकान है, इसमें सिर्फ गाय ही रहेगी, इसमें भैंस नहीं रह सकती, इसमें अन्य जीव नहीं रह सकता। तो ये जो है समष्टि हो जाती है। तो समुदाय और समष्टि में डिफरेंट होता है। इस तरह से आपने देखा, मैंने सहजीवन के भी विषय में आपको बताया। और अब आइए देखते हैं, मैं एक छोटा सा और एग्जांपल लेना चाहूंगा। तो और एग्जांपल में देखिएगा, जैसे मकरंद है, मकरंद फ्लावर में आया, फ्लावर से नेक्टर को कौन ले जाता है? हनी भी ले जाती है, मधुमक्खी ले जाती है नेक्टर को। तो नेक्टर को फ्लावर से ले जा रही है, और नेक्टर को ले जा करके, मधुरस को ले जा करके वो स्टोर कर रही है और हमारे लिए हनी प्रोवाइड कर रही है। हमारे लिए हनी और वैक्स, मोम और मधु हमारे लिए दे रही है। और हमने क्या किया है? हमने सिर्फ फ्लावर को पैदा किया, पुष्प को पैदा किया, चाहे जिस भी कैटेगरी के फ्लावर को हम पैदा कर रहे हो, तो उससे उनके रहने के लिए एक स्थान मिला। और दूसरी स्थिति ये हो गई कि उन्होंने जो है हमको उसके एवज में क्या दिया? मधु दिया, हनी दिया और वैक्स दिया। और हमने क्या किया? उनको ले जाने के लिए नेक्टर दिया। माय डियर फ्रेंड, इस तरह से सभी जीव एक दूसरे के ऊपर स्थापित हैं, जीवन निर्वाह कर रहे हैं। इसी का अगला टॉपिक, इसी का अगला लेक्चर मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने YouTube चैनल के माध्यम से, अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से, हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हम आपको नेक्स्ट डे अपलोड करेंगे। आज जो है, आज के लेक्चर को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं माय डियर फ्रेंड। इसी के साथ मैंने आप जो है अभी आपको कम्युनिटी इंटरेक्शन के विषय में बताया। और जो है मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो, वे लोग मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेंगे। मेरा YouTube चैनल है अलीमुद्दीन शेख कादरी। तो इसी के साथ आज के टॉपिक को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। थैंक यू।